सर आखिर को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आदमी को सबसे पहले शादी करनी चाहिए, प्रैक्टिस बाद में शुरू करनी चाहिए। भाई आप अगर अपना घर चलाना नहीं जानते, आप दूसरा घर कैसे बनाओगे? अरे वाह! मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा नहीं है आपकी जेब में कितने पैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुद्दा ये है कि आपकी जेब में अगर 20 रुपए हैं और आप उसके छोले कुलचे खा सकते हो सड़क पे खड़े होकर चूल्हा मटर, और आप उसमें आनंद उठा सकते हो, तो मुद्दा ये है। क्या बात! शादी.com जैसा उसने बना रखा है आईआईटीएंस के लिए, तो उसका डाटा उसने शेयर करा, उसने बताया सिर्फ उसमें आईआईटी जो ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनका डाटा। हाँ, IIM शादी। तो हाँ, उसमें उसने बताया कि जो डाटा अवेलेबल है उसमें ये है कि जो युवा लोग हैं, आईआईटीएस हो, वो अपने जीवन साथी में क्या ढूंढ रहे हैं? जो पुरुष हैं वो सुंदर महिला ढूंढ रहे हैं, हाँ, ठीक है। और जो महिला है वो भी आईआईटीएस हैं, वो सुंदर पुरुष नहीं ढूंढ रही, वो अमीर पुरुष। वो अमीर पुरुष ढूंढ रही है जिसका पैकेज 1 करोड़ से 10 करोड़ का है। ओह माय गॉड! अच्छा। और जिसका 1 करोड़ से 10 करोड़ का पैकेज है, उसको परवाह ही नहीं है कि वो जो लड़की जिसको वो कमा भी। वो कितना कमा रही है नहीं कमा रही। सीधे सीधे सवाल मत पूछना, टेढ़े टेढ़े पूछो। ये जनरली मतलब उल्टा होता है कि लोग कहते हैं कि ये सीधा-सीधा पूछ रहे ना, उल्टा कुछ मत पूछना। यूट्यूब पर 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अच्छा। और कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैं यूट्यूब पर बात नहीं करता। और मैं यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन या पैसे की वजह से नहीं बैठा, मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी है, हर व्यक्ति से मेरे को कुछ बात करनी है। और वही कारण किताबें लिखने का है। 1980 में पहली किताब आई, 1981 में दूसरी किताब आई, 1986 में तीसरी किताब आई। गाजियाबाद में एक बिल्डिंग आ रही थी कोर करके, द कोर। जी जी। वो पूरा ग्लास का उन्होंने बड़ा इग्लू टाइप की शेप बनाई, बड़ी ब्यूटीफुल। मैं सर वहाँ पर गया, सर्दियों के टाइम में तो अच्छा सा लगा। फिर उसके बाद गर्मियों के टाइम में उन बेचारों को पूरे कपड़े से ढकना पड़ रहा है, उसको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। बट ना दिस इज लाइक, फिर रियलाइज हुआ कि दैट आर्किटेक्चर उस लेवल पे पहुंचा नहीं, अभी इंडिया में नहीं एक पहुंचा। बार बताता हूँ मैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जिन्होंने कोड बना रखा है कि बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी एफिशिएंसी की ये कोड होना चाहिए, वो कोड होना चाहिए। पीछे कॉन्फ्रेंस में अटेंड की थी, उन्होंने कहा जी हम इस तरीके के हम सेंसर लगा देंगे कि यहाँ पर आप जाओगे तो बत्ती चलेगी, बाहर निकलोगे तो बत्ती बुझ जाएगी, रोशनी के हिसाब से सेंसर होंगे। मैंने कहा आप इतने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, 25,000 रुपये महीने का आदमी रख लो ना। जब कमरे से आदमी बाहर जाएगा वो सारे कमरों की बत्तियाँ बुझा देगा, उस आदमी को भी रोजगार मिल जाएगा और आपका खर्चा भी नहीं। बुलंद इरादे भी तकदीर बदल सकते हैं, लकीरों की मोहताज नहीं है जिंदगी मेरी। क्या खूबसूरत ये लाइनें हैं। मैं तो कह सकता हूँ आज, अक्सर मैं ये लाइन बोलता हूँ कि किसी शायर ने कहा है, लेकिन आज वो कोई शायर हमारे साथ में है, एक लकीरों के बादशाह। कहते हैं कि असल में हाथों की लकीरें तो अलग चीज़ है, हम तो वो लकीरें बनाते हैं जब पन्ने से असलियत तक पहुँच जाती है। इतने खूबसूरत काम करने वाले एक ऐसे आर्किटेक्ट के साथ है जिनके तजुर्बे से हम सब सीखते हैं। 32 से भी ज़्यादा किताबें ये लिख चुके हैं, और इनका तजुर्बा तो मैं कहूँ एक छोटी सी ज़ुबान से मैं कितना ही बोल पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आदरणीय अशोक गोयल सर से। वेरी वेल नोन आर्किटेक्ट, ऑथर टू 32 बुक्स एंड मैनी 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 मोर अकम्प्लिशमेंट्स, जिसके लिए शायद मैं अभी ज़बान छोटी पड़ जाए। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, वेलकम सर। प्लीज़ तो मैं ये चाहूँगा कि दैट आप अपने बारे में कुछ बताएँ सर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? सबसे पहले तो मुस्कुराता हुआ एक नौजवान मेरे सामने जो बैठा है और मेरी संप्रदाय से, मेरी फ्रेटर्निटी से है, तो मैं तो एक विनती का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, कि मैं तो शब्दों की मेरे पास कमी हो जाती है जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात करता हूं। तो मेरा तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि भैया मेरे से सीधे सीधे सवाल मत पूछना, टेढ़े टेढ़े पूछो। ये जनरली मतलब उल्टा होता है कि लोग कहते हैं कि ये सीधा-सीधा पूछ रहे ना, उल्टा कुछ मत पूछना। बट दैट इज़ वेरी नाइस सर। लाइक ये आई थिंक आपका तजुर्बा ही है जो आपको हम सब में से ये चीज़ें डिफरेंट बनाता है, जो एक चुनौतियों को सामना करने वाली हिम्मत देता है आपको हर चीज़ के लिए। आई थिंक वो चुनौतियों में मज़ा आता है आपको, है ना? क्यों, मैं आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब पर 1700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, अच्छा। और कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैं यूट्यूब पर बात नहीं करता। और मैं यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन या पैसे की वजह से नहीं बैठा, मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी है, हर व्यक्ति से मेरे को कुछ बात करनी है। और वही कारण किताबें लिखने का है। 1980 में पहली किताब आई, 1981 में दूसरी किताब आई, 1986 में तीसरी किताब आई, और वो किताबें लिखने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरी सोच ये है कि जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दिया है, जो आर्किटेक्चर कॉलेज वाले में मुझे पढ़ा है, जो जर्नलिज्म के कोर्स में मैंने पढ़ा है, जो उर्दू सर्टिफिकेट में पढ़ा है, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं लपेट के ना ले जाऊँ, बाँट दूँ ना उसको। देश भर में इतने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में बच्चे एस्पिरेंट हैं जिनके पास कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, कोचिंग सेंटर 50,000 लाख रुपये नहीं दे सकते।
कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, बी डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहता है, एम डिज़ाइन में, वो लाख रुपए 2 लाख रुपए की फीस है। तो उनको कौन गाइड करेगा, उनको कौन बताए क्यों कौन गाइड। तो वो मेरी कोशिश है कि किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अखबारों में लेख लिखने के माध्यम से हम जनता जनार्दन को वो बात पहुंचाए जो नहीं मालूम, जो नहीं मालूम। वैसे मैं आप सब व्यूअर्स को बताऊं, लाइक जो जिनके पास हम आज बैठे हैं, वो कक्षा 11वीं में ही थे जब उन्होंने दूरदर्शन पे अपना एक शो भी किया, जहाँ पर उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड नॉलेज बांटी। और फिर कुछ समय बाद एसपीए जैसे एक्सट्रीम कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करी, और कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ उन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर तक निकाल दिया, जिसका नाम था मजाक। मजाक। सच में आपने मजाक मजाक में इतना कुछ कर लिया, ऐसे उस हिम्मत कैसे आती थी। हम मजाक मजाक में ही कुछ कर सकते हैं, अगर हम चीज़ों को गंभीरता से लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने है ना, तो उसको मालूम है कि आज का दिन मेरा खुशहाल रहने वाला है। अगर आपको दिन की चिंता नहीं है, आप जानते हो दिन खुशहाल रहने वाला है, जो कुदरत ने मेरे लिए लिखा है, आज का दिन अच्छा लिखा है, तो आप मजाक मजाक में ही बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत बढ़िया सब। सो ये यही तो है जो आई थिंक हम लोग सीख नहीं पाते। हम लोग हमेशा हर एक चीज से डरते रहते हैं। मैं आपको देख के तो नहीं लग रहा, तो मजे मजे में घूम रहे हो, सुबह सुबह बज घूम रहे हो, सुबह सुबह आपने कहा सोची बात करते हैं, हमने कहा ना करते। अरे सर, बल्कि ये जो है, मैं ये चीज़ के लिए आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ जनरली, खासकर मेरी एज ग्रुप में, हमारा आजकल एक वो एक एक वो हिसाब होता है कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं चीज़ों को टालते हैं, स्ट्रेस गेन करते हैं, अपने फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने तो काफ़ी जल्दी काफ़ी कुछ पा लिया, तो शायद आपको ये नहीं होता होगा उस वक़्त। मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब आप स्टूडेंट लाइफ़ में थे। तब वो आपको स्ट्रेस होता था? मैं आपको बात बताऊं, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, मेरे को विरासत में मिला। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेस ना लेना। नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं आया स्ट्रेस क्यों लेते हैं लोग। अब ये तो स्ट्रेस शब्द ही मैं पिछले 10-20 साल से सुन रहा हूँ, ये हमारे जमाने में होता नहीं था, मेरे लिए तो आज भी नहीं है। और अब देखो, एसपीए जाना हर आर्मी टीचर एस्पिरेटर का सपना होता है। सपना होता है। तो 1 लाख बच्चे जेई में बैठते थे, अब 70,000 बैठते हैं, जो नाटा में बैठते हैं, नाटा में, तो नाटा का सोर्स एसपीए में चलता है, एनआईटीज में, क्योंकि एसपीए जाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, और मैं उसी एसपीए से पढ़ा। अच्छा। तो लेकिन जब मैं आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ जो और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज से पढ़े हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉलेज से पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी है कि जो एसपीए से निकलेगा, सेप्ट से निकलेगा, जेजे से निकलेगा, सीसीए से निकलेगा, वही वही अच्छा है। विद्वान लोग। अच्छा काम करने के लिए कोई बंदिशा नहीं है ऐसी। अब आप देखो ना, कलाम साहब कहाँ से पढ़े हुए थे, हाँ, जिन्होंने मेट्रो का निर्माण किया, कहाँ से पढ़े थे, ये लोग आईआईटी नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इन्होंने जो परचम लहराया कामयाबी का, तो कोई भी कर सकता है। तो क्या बात। अगर आप, बहुत सारी चीजें मैं लोगों को बोलता हूँ कुदरत पे छोड़ दो। कुदरत ने हमारे लिए बहुत कुछ लिख रखा है। कुदरत ने तय किया कि मैं 15 साल की उम्र में टेलीविजन पे प्रोग्राम दे, आकाशवाणी में प्रोग्राम देखे, न्यूज पेपर निकाल के, मेरे प्राइज जो डॉक्टर से। हाँ, हाँ, हाँ। तो कुदरत ने, मेरी उंगली कुदरत ने पकड़ रखी है। और मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ कि कुदरत पे भरोसा करो। ऑलमाइटी बोलते हो, ऑलमाइटी बोल लो, वाहेगुरु बोलते हो, बोल लो, लेकिन कुदरत, तो नियति ने क्या लिख रखा है हमें नहीं मालूम। मैं अपना काम करता हूँ, मजे से करता हूँ, आज भी खुशी खुशी करता हूँ। मैं तो कहता हूँ भगवान से 100 साल का ठेका है, 70 गवाऊँ 30 बच रहे। वाह! वो कहते हैं ना कि ये चीज़ अगर मैं देखूँ हर एक कामयाब इंसान के अंदर, एक बात मैंने हर एक में देखी है, वो है फ़ेथ, उसके ऊपर भरोसा। ये चाहे वो अपने भगवान की हो, यूनिवर्स पे हो, या फिर अपने इस अंग-संग निरंकार पे हो, वो भरोसा, जो शायद आपने भी अभी इस अपनी बातों में बताया कि भरोसा रखो तभी हर पल तुम आगे बढ़ पाओगे। अनलेस यू हैव अ फ़ेथ, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एम आई राइट सर? राइट। तो ठीक कह रहे हो। देखो, कई लोग मेरे से पूछते हैं अशोक जी आपकी दिनचर्या क्या है? मैंने कहा मेरी दिनचर्या है, जब मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ जाता हूँ, तो उठ के देखता हूँ मैं अभी भी, हाँ, उत- अपने आसपास के वातावरण को देख पा रहा हूँ, कुदरत को देख पा रहा हूँ। हुँ। जी, जी। तो यहीं से जिंदगी शुरू होती। अच्छा। अगले दिन का मेरे को नहीं पता मैं क्या काम करूंगा। जी, जी, जी। अब मैं पीछे आईपीएस एकेडमी जयपुर में, उधर इंदौर में था, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर ये क्या हुआ कि आपने 79 में आर्किटेक्चर पास करा, 80 में आपकी पहली किताब आ गई जिसकी लाखों प्रतियां लिखी। तो अरे ऐसे ऐसे बैठे बैठे आप सोचो मैं किताब लिखता हूँ। मैंने कहा इसके लिए एक पागलपन जरूरी है।
चाहिए को दीवाना होना चाहिए, पागल होना चाहिए। मैंने वो वाली बात बोली थी, दोबारा बोलता हूँ यहाँ पर। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करा। अच्छा जी। उससे पहले क्यों दिया जलाते थे रोशनी के लिए? वो आदमी पागल था। कहता है मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा कि मेरे हाथ में स्विच हो और मैं ऑन करूँ को उजाला हो जाए। हाँ, अगर उससे पहले कुछ लोग पागल होते तो बल्ब का आविष्कार पहले हो जाता। सही बात। मैं हिंदुस्तान का पहला आर्किटेक्ट हूँ जिसने इंटीरियर डिजाइन पे हिंदी में किताब लिखी। काउंसिल के तत्कालीन प्रेसिडेंट जयरबल्ला, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ही रोट द प्रीफेस ऑफ माय बुक। ओह, इट इज दैट शो। मैं तो हिंदी में तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, तर्जुमा कर देता। अच्छा, मेरी सेकंड किताब का प्रीफेस कन्वीनियर साहब ने लिखा। ये क्या होना उससे? अच्छा, तो दीवानापन चाहिए। दीवानापन चाहिए। क्या बात है! एक शायर की लाइन याद आई कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक बख्शे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। तो वरना इस जमाने में हंस सकता है कौन तभी। और दीवानगी चाहिए। और मैं तो आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में भी देखता हूँ। मैंने ये अपनी आर्किटेक्ट की डायरी यहाँ वहाँ की इधर उधर की में लिखा है, उसमें मैंने ये बात की है। मैंने कहा कितने सारे हमारे फ्रेटर्निटी के लोग ऐसे हैं जिनमें दीवानापन है। मैं आपको नाम गिनाऊं, अरुंधति रॉय थी हमारी, जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, उन्होंने किताबें लिखी। चरणजीत शाह साहब जो एयरपोर्ट किंग कहलाते हैं, उन्होंने किताबें लिखी। बहुत सारे नाम ऐसे हैं। एस एस भट्टी साहब है चंडीगढ़ के, उनकी भी मैं समझता हूँ 30 या 32 किताबें हैं आर्किटेक्चर पे उन्होंने लिखी हैं, रिलीजन पे लिखी हैं, ढेरों किताबें। तो दीवानापन ही है कि आदमी ने रोटरिंग पेन छोड़ के कलम उठा। कलम उठा। और कितने कितने देश में आर्किटेक्ट है उधर। हमारे चंडीगढ़ के सरजीत बागा है, उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी है, उनकी बुक पब्लिशिंग कंपनी भी है। सुरेंद्र बागा जी की किताब है, काफी सारे। संगीत शर्मा चंडीगढ़ के, उन्होंने गजब की किताबें लिखी। कासल सिंह दहियर है, चंडीगढ़ में उनकी किताबें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस तरीके की किताबों की परचेज करनी चाहिए और आर्किटेक्चर लाइब्रेरीज में रिजवानी चाहिए। आप ये नहीं कि चार्ल्स कोरिया पे, राज रिवाल पे 4 किलो के 3 किलो के ग्रंथ मंगा लिए और वो अपने बैम्बू आर्किटेक्चर पे 8,000 रुपए की कोई किताब मंगा ली। बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे बहुत ही पतले किताब, 100 पन्ने की, 150 पन्ने की किताब। अब मेरे को बताओ, आपने तो आर्किटेक्चर पास करा, कभी फ्लेचर के इतने मोटे ग्रंथ को उठाने की हिम्मत दिखा पाए? सर पर्सी क्रांत को उठा पाए? तो हमें बस फर्स्ट ईयर में हमें जब बोला गया था इसे रिपोर्ट नहीं, उसके बाद से नहीं देख पाया हम बुक। तो नहीं, सही बात है। वो न्यू फर्ट्स हम देखवाए ना, इतनी सारी किताबें हमने हमारे हमारे उसमें पड़ी हुई है सारी, हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी। बट ये था कि उनका हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा था। बल्कि मैं देखूँ तो हमारी आई थिंक जो थीसिस की जो बुक्स आती थी, जो बच्चे बनाते थे, दैट वाज मोर हेल्पफुल टू अस सर। तो मैं तो रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो हमारा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, इन लोगों से भी मैं बार बार निवेदन करता, जुड़ो लोगों के साथ। बहुत जरूरी है। आप आइसोलेशन में बैठे हो, किसको नहीं पता इंडिया एप्टेड सेंटर में उनके लिए नीति कौन बना रहा है? आपकी चर्चा ही नहीं होती, बात ही नहीं करते। हाँ, हमें खुद नहीं पता। पर फ्रैंकली बताऊँ, हम लोग भी जब देखते हैं, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, काम वाम करते हैं, हम देखते हैं ड्राफ्ट्समैन का ये वो भी अपने आप को आर्किटेक्ट वो भी अपने आप को आर्किटेक्ट बोलते हैं। जो बारहवीं के पास है वो भी आर्किटेक्ट बोलता है। और ये इमेज बन गई एक आर्किटेक्ट की कि वो कहते हैं अच्छा अच्छा, वो जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी के दफ्तर में बाहर बैठे हैं, वही आज यार हो ना थे। अब उन लोगों को तो नहीं पता कि आगे विदेश में चार्ल्स कोरिया जैसे भी है, कनिंदे साहब जैसे भी है, राज रिवाल साहब जैसे भी है, चरणजीत शाह जैसे, संगीत शर्मा जैसे हैं, उधर बॉम्बे के संजय पुरी साहब हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर है। वो आर्किटेक्ट उसको समझते हैं जो म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के बाहर अपने दफ्तर कोई भी बैठा। वही मैं बार बार कौंसिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आईए से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चर की गरिमा, आर्किटेक्ट की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी आप। बिल्कुल 41 करोड़ रुपए का बजट है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सालाना, 41 करोड़ रुपए का। अब आप युवा आर्किटेक्ट हो, आपको नहीं मालूम होगा 41 करोड़ रुपए कहाँ जाता। कभी में सर चल जाते हैं और 6,000 रुपये देते तो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है जो हमारे आर्किटेक्ट संगठन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। बल्कि मैं अब यहाँ देहरादून आया हूँ, तो यहाँ की युवा आर्किटेक्ट से मिलकर ये यहाँ का कार्यक्रम का आयोजन किया है, 4 दिन के प्रोग्राम का। तो बड़ी खुशी होती है देखे कि इन लोगों को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इन लोगों को कहीं से कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ये खुद 10-12 लोग मिलकर मेहनत करके ये संगठन इन्होंने खड़ा करा और उन्होंने कहा देश भर के आर्किटेक्ट्स को बुलाएंगे या सम्मेलन करेंगे। पीछे मैं उदयपुर गया, वहां पर इस तरह के सम्मेलन मैंने देखे। आगरा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन आगरा में 2 साल पहले मैं सम्मेलन देखे। अब जयपुर में पिंक फेस्ट होता है, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, क्राफ्ट, सब कुछ 3-4 दिन का सम्मेलन चलता है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो होना ये चाहिए कि जो संस्थान है बड़े बड़े,
चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं भाई, इनको प्रयास करना चाहिए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। अब आप युवा व्यक्ति हो, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, सारी इतनी मेहनत कर रहे हो, नए नए लोगों से मुलाकात कर, वो चीजें सामने ला। मुझे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कोई पॉडकास्ट दिखाई नहीं देता, मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट कहीं इनके सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ही नहीं है। आप बताओ ना कौन आर्किटेक्ट होता है, आप लोगों को बताओ आर्किटेक्ट क्या है, आप लोगों को बताओ अभी आर्किटेक्ट के पास क्यों जाए। आज जिसको ऑटोकैड चलाना आ गया, जिसको सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, वो आर्किटेक्ट वो कहते हैं इसमें है क्या, ये 4 बटन दबाऊंगा 150 क्लाइंट्स में सामने आ नहीं, क्या नक्शे बनाना काम है आर्किटेक्ट का? बिल्कुल है। भवन निर्माण और नक्शे बनाने में प्राण का बड़ा अंतर होता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, हमारी जो हॉस्पिटल है, कहाँ पेशेंट्स रहेंगे, कहाँ वार्ड रहेंगे, कहाँ नर्सिंग स्टेशन होगा, कहाँ ओपीडी रहेगा, किस तरीके से गतिविधियाँ रहेगी, कहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इतनी चीजें हैं। वही होटल्स का है, वही रिक्रिएशन सेंटर का है, वो नर्स का रिक्शा बनाने का काम नहीं है, हमारा काम नहीं। लेकिन वो क्या है कि क्योंकि हमारी जो संस्थाएं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर निष्क्रिय है, ये तो दुख होता है, निष्क्रिय दुख होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर निष्क्रिय, भाई तुम क्लब नहीं हो, तुम्हारा काम लाल किले की सैर, कुतुब मीनार की सैर, राष्ट्रपति भवन की सैर कराना नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, आप लोगों को बातें मेरी विचित्र लगी नहीं लगी है सत्य। आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर एक्स, अच्छा ये फरवरी की बात से कोई उसके पोस्ट ही नहीं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम बैठ के बात कर रहे हो, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी आप बात कर रहे हैं, लाखों लोगों तक पहुंच जाए। ट्रांसपेरेंसी होती है, ये पता चलता है कि भाई आप क्या चाहते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ क्लियर होता है, क्लैरिफिकेशंस होती हैं, बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ। और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो इस पे उनकी कोई बात ही नहीं होती। अब इनका एक COATRC है, ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर। अच्छा भाई, आज दिन में आप क्या सिखाओगे लोगों को? हाँ, हम तो कह रहे हैं रोज सिखाओ ना, रोज आना सीनियर आर्किटेक्ट्स को कॉलेज में बुलाओ, रोज आना गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर कराओ, आप इंडिया अपडेट सेंटर में सम्मेलन करो, गुजरात में सम्मेलन करो, महाराष्ट्र में करो, तमिलनाडु में करो, बुलाओ, आपको बुलाएं, दूसरे सीनियर लोगों को बुलाएं, युवाओं को बुलाएं, उनसे बात करें। आप भी करना ही है समय जी, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में क्या करना है, साइट्स में किस तरीके से आपको क्लाइंट के साथ डील करना बताएं। आप क्या किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किताब ने आपको बताया कि ठेकेदार से कैसे डील करना है, क्लाइंट से फैसिलिटीज? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमारे साथ तो यही दिक्कत आती है, दिक्कत आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर से ज़्यादा ठेकेदार की लोग क्लाइंट ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ठेकेदार ये बोलता है, अरे मैंने धूप में बाल थोड़ी सफेद की है, ये तो छोरे कल के हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनको पढ़ा रहे हो मैके की किताब, उनको पढ़ा रहे हो सुशील कुमार की किताब जो 80 साल पहले लिखी गई थी, उनको पढ़ा रहे हो वाहिरानंद दत्तवानी की किताब, उनको पढ़ा रहे हो जीसी कुनमिया की किताब। भाई पिछले 70 साल में नई किताबें क्यों नहीं आ रही? कौन लिखेगा उसको? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन किताबों के प्रमोशन के लिए सब्सिडी दे रही है, पुरस्कार दे रही है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पिछले 30 साल में किसी आर्किटेक्चर की किताब को पुरस्कार दिया, किसी ऑथर को सब्सिडी दी है? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर ने कोई ऐसे प्रयास किया है कि एजुकेशन की फील्ड में नई किताबें आए, नई पुस्तकें आए, सिलेबस के हिसाब से आए? नहीं। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे याद है हमारे कॉलेज टाइम में जनरली इस वजह से परेशान रहते थे, हमें कोई नॉलेज ही जो हमें गेन हो रही थी, हम तो समझ में ही नहीं आता था कहीं यूज़ हो रही हो तो वेट में बहुत कन्फ्यूजन जो होता था। अब हमारे ज़माने में तो बाहर से किताबें इंपोर्ट करने में मुश्किल काम था, न्यूफर्ट टाइम सेवर स्टैंडर्ड मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया। अच्छा, कुछ पब्लिशर के थ्रू उसको आने में भी 6 महीने लग जाते थे। आज तो इतनी सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। अब ये एक फिरंगी राइटर है चिंग, जिसे किताबें सारे सब जगह लाइब्रेरी में सारे देश में चलती है, ये डी के चिंग की ढेर सारी रेंज है। क्या हमारे हिंदुस्तान में चिंग जैसे ऑथर्स नहीं है? तो उसके लिए कौन काम करेगा भाई? उसके लिए हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग तो काम कर ही रहे हैं। हमने तो 25 साल की उन्होंने किताब लिख दी 1980 में, उसके बाद 81 में लिख दी, 1 लाख से ज्यादा को बुक्स बेची, 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा मेरे लोगों ने पढ़ी है, 2 लाख से ज्यादा किताबें बिकी है। ओके, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, जो प्राइवेट पब्लिशर तो में रिकॉर्ड भी नहीं बताता सच में थी, उसने 2 लाख बेची कि 4 लाख बेची। 2 लाख तो ऐसी हैं जिसकी मेरे को रॉयल्टी मिली, और 100 मान के चलते हैं किताब का 5 या 6 लोगों ने पढ़ा होगा, तो 12-15 लाख लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी। बहुत बड़ी बात है सर। जो मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन देश में इतने पढ़े विद्वान बैठे, इतने सारे बैठे,
आप क्यों नहीं उनसे संपर्क करते, क्यों नहीं आप उनसे रिक्वेस्ट करते चीज कि भाई आप लोग हमारे सब्जेक्ट के हमारे बच्चों के लिए किताब बनवा। विदेशी वातावरण के हिसाब से किताबें बनी हुई है, विदेशी वातावरण के हिसाब से सिलेबस बना हुआ है, वही फिर हमें जो शायद इसमें काम ही नहीं आता। अब हमें डिजाइन ज्यादातर अब हम देखें इंटीरियर्स में हमारे इंडिया में इतने ब्यूटीफुल डिजाइन है, बट स्टिल हम यूरोपियन को ज्यादा मेटल यूज कर रहे हैं। ज्यादातर यूरोपियन ऐसे लूवर्स आ रहे हैं, ऐसे लाइक हमारे प्लेट्स एंड एवरीथिंग आ रही है जो यूरोपियन को दिखाने के लिए। अब देखो एक मजेदार बात बताता हूँ, जब कोविड का मामला, जी जी जी। सारे हॉस्पिटल सेंट्रल एयर कंडीशन था, एयरबोर्न डिजीज, क्या हुआ, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बंद कर दी। हाँ जी। अप्रैल मई जून के मौसम में आया था 45 डिग्री टेम्परेचर, बाहर भी और अंदर भी। ओ माय गॉड। अब सोचिए उन पेशेंट्स की क्या हालत हुई। इसने नहीं सोचा, वहाँ खिड़कियां ही नहीं है, फिर वही खिड़कियां नहीं हॉस्पिटल्स में, चाहे गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े बड़े पेंटामेंट हो, और जो दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं, ये तुम्हारे क्रेन साहब के और गुजरात गुड़गांव के, देश भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब में खिड़कियां हैं नहीं, ग्लास बना बना दिया। सेंट्रल एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन आप चला नहीं सकते, क्यों, एयरबोर्न डिजीज ही। पुराने जमाने की तो बिल्डिंग ऐसी थी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो राजे महाराजे रहते थे, 20 रानियां 80 रानियां 70 रानियां लेके महलों में रहते थे, वहां एयर कंडीशनर नहीं थे। उनको भी तो उतनी गर्मी लगती होगी जितनी मेरे को आपको लगती है ही। हम रात भर एसी चला के सोते हैं, वो कैसे सोते थे। उनकी वेंटिलेशन प्रॉपर थी। वेंटिलेशन प्रॉपर थी, उन्होंने वाटर बॉडीज बना रखी थी, इस तरह की सारी व्यवस्था थी। आज क्या हो रहा है, आज बड़े बड़े ग्लास फसाद लगा रहे, ये कहाँ से, विदेशों से आप ले आए। अब इवन मैं सर अगर आपको बताऊं, जैसे नोएडा जैसी जगह जो थे कहते वेल प्लान्ड है, वहां पे पहले 5 लेक्स हुआ करते थे। जी जी। उन सबको भर के फ्लॉट्स बनाए गए। मैं सुन के इतना हैरान हो गया। अभी उत्तराखंड में कराली में जो हुआ, वो वैली एरिया था। हाँ जी हाँ जी। वैली एरिया बना ही इसलिए होता है कि ऊपर से जो पानी बह के आएगा तो उस वैली में इकट्ठा हो जाएगा। वैली में आपने निर्माण कर दी, जो भराव के क्षेत्र है। बॉम्बे में क्या हो रहा है, जो डिक्लेमेशन एरिया, बैक बे डिक्लेमेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या था कि भाई समुद्र जब भर के वहां आएगा तो वहां पर पानी का फैलाव होगा, वहां आपने इमारतें खड़ी करती। बात गुड़गांव में क्या हो रहा है, आप पिछले 4 दिन की हालत देख लो, बहुत बुरा हाल है। सड़क पे दरिया बने हुए हैं। जी जी जी। दिल्ली में सिविल लाइन्स इलाके में, जहाँ उपराज्यपाल साहब का तो थोड़ी दूर पे निवास है, वहां झील बनी हुई। तो जमुना का जो फैलाव था पसडे तक था, ISBD तक, हमारे मोनेस्ट्री एरिया है पीछे का रिंग, वो जमुना का फैलाव था। हाँ। तो भारतीय वास्तुकला आप सारी की सारी भूल गए, विदेशी वास्तुकला अपनी किताबों में पढ़ा रहा। आप ली कार्बुजियर क्या गुणगान करे जा, चंडीगढ़ ये चंडीगढ़ वो, वैसे जो मोटी मोटी कंक्रीट की इमारतें बनाई गई, क्या हमें कुछ जरूरत थी। अब उसका इंडिया हैबिटेट सेंटर तक, जी जी जी। वहाँ उसके लॉन में घूमो तेने, हाँ। 45 डिग्री में भी आप गर्मी नहीं डर भी नहीं लगेगी। उसके जो वो डिजाइन है वो इस तरह से डिग्री ऐसा एंगल है कि हमारा वो नहीं आएगी कोई भी गर्मी। लगेगा नहीं था। अच्छा, कंप्यूटर एनालिसिस नहीं था जब ये इमारतें बनी है, क्या कौंसिल पार्टी का दफ्तर है, तो ऑटोकैड नहीं था ना, जैसे सारी हाथ की लकीरें हमारी की। जी जी जी। चार्ल्स कोरिया साहब है, तो कनाट प्रेस में उन्होंने काम करे, वहाँ पर जयपुर में उन्होंने काम करे, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, प्रमोद जैन जी ने बनाया। हाँ, जाके दे। और हमारे कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं उसके पास, कौन सी किताब पढ़ा, भाई फिरंगी किताब। फिरंगी किताबें। हमें स्टार्टिंग में भी ये लगता था कि भाई हम जब ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है ग्लास फसाड से तो हम क्यों लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। गाजियाबाद में एक बिल्डिंग आ रही थी कोर करके, द कोर। जी जी। वो पूरा ग्लास का उन्होंने बड़ा इग्लू टाइप की शेप बनाई, बड़ी ब्यूटीफुल। मैं सर वहां पर गया, सर्दियों के टाइम में तो अच्छा सा लगा। फिर उसके बाद गर्मियों के टाइम में उन बेचारों को पूरे कपड़े से ढकना पड़ रहा है, उसको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। बट ना दिस इज लाइक, फिर रियलाइज हुआ कि दैट आर्किटेक्चर उस लेवल पे पहुंचा नहीं, अभी इंडिया में नहीं एक पहुंचा। बार बताता हूँ मैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जिन्होंने कोड बना रखा है कि बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी एफिशिएंसी की ये कोड होना चाहिए, वो कोड होना चाहिए। पीछे कॉन्फ्रेंस में अटेंड की थी, उन्होंने कहा जी हम इस तरीके के हम सेंसर लगा देंगे कि यहाँ पर आप जाओगे तो बत्ती जलेगी, बाहर निकलोगे तो बत्ती बुझ जाएगी, रोशनी के हिसाब से सेंसर होंगे। मैंने कहा आप इतने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, 25,000 रुपये महीने का आदमी रख लो ना, जो कमरे से आदमी बाहर जाएगा वो सारे कमरों की बत्तियां बुझा देगा, उस आदमी को भी रोजगार मिल जाएगा और आपका खर्चा भी नहीं। तो आप उस दिशा में नहीं सोच रहे। विदेशों ने कहा यहाँ सेंसर लगाएंगे, हम सेंसर लगाएंगे, यहाँ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी हो, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में किसी कमरे में कोई अनाड़ी आदमी लॉबी में एक सिगरेट सुलगा ले, बीड़ी सुलगाए, हाँ वो फायर अलार्म बजाए। जी और जी। आपको शायद नहीं मालूम, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का
जो स्प्लिट एसी है, विंडो एसी, से दुगना खर्चा बैठता दुगना दुगना तो वीआरवी सिस्टम सबका दुगना हो। सबका दुगना खर्चा। अच्छा लेकिन क्योंकि इस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, इस तरीके की खिड़कियों भी उसका ये म्यू फैक्टर है, ये वॉल का एनवेलप होगा उसका ये म्यू फैक्टर है। हम क्यों भरोसा करें? अरे भैया तो खोलो ना खिड़कियां, बाहर से ठंडी हवा आने दो अंदर। ये- तो लेकिन क्योंकि विदेशी पद्धति आपके ऊपर हुए, सारा सिस्टम वो आपने फॉलो कर रखा है, तो जो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, उनका भी बड़ा नाम के आप खरीद रहे हो। खरीद रहे हैं। एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल क्या है, सारी बिल्डिंगों पर लाल नीले हरे रंग के आपने वो लगा दी। अरे भैया तुम कोटा स्टोन लगा लो, धौलपुर स्टोन लगा लो, लाल पत्थर लगा लो, इस तरह के ढेरों पत्थर है, मकराना है आपका, हरा पत्थर है, हाँ ग्रेनाइट है, कितने पत्थर है, उसको छोड़ के आप क्या करें, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल लाल नीले पीले हरे रंग लगा रहे। पीछे भी मैं जयपुर गया था, वहाँ का एक बहुत बड़ा मॉल है WTP, इंजीनियर साहब ने डिजाइन करा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं उस मॉल को। अगर आप देखो जयपुर में WTP को, ऐसा लगता है कि कहीं विदेश से कोई बिल्डिंग उठा के यहाँ लगा दियो, पर जयपुर की आप पुरानी इमारत है देख। हाँ वही 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 बात चंडीगढ़ में लागू होती है। लोग कारविजर साहब के काम से इतने प्रभावित हैं, क्या हमें जरूरत थी इतनी मोटी मोटी कंक्रीट की बिल्डिंग बनाने की? कंक्रीट का मुझे लाइक इंडिया के लिए इसलिए थोड़ा बेनिफिशियल कम लगता है, लाइक कि इंडिया का असल में जितनी पुरानी प्रॉपर्टीज थी, लाइक प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, लाइक जितने मैं लाल किले इमारतें, लाल किले वगैरह की बात करूँ, उस टाइम बिना सीमेंट के लाइम एंड कैल्शियम सिलिकेट यूज करके उन्होंने बनाए, एंड आज तक वे इतने प्रभावित है। अब गुजरात के चैन में ना देखो, सो ब्यूटीफुल। आप राजस्थान के किले देखो, राजस्थान की इमारतें देखो, राजस्थान की हवेलियां देखो, दिल्ली की पुरानी दिल्ली की ओल्ड सिटी की आप हवेलियां देखो। बिल्कुल। तो वो सारा छोड़ छाड़ के विदेशी वास्तुकला आपके ऊपर हावी है, विदेशी कल्चर आपके ऊपर हावी है। अर्नेट कॉलेज में वो पढ़ा रही हो जो सड़क पे काम नहीं आता। बिल्कुल वही वही तो बात है, वही वाली बात है, कार्टून नेटवर्क से लेकर नाइट क्लब का सारा का वो यहाँ पर लेकर आए, जस्ट टू रिक्रिएट द माइंड, सो दैट यहाँ की एक मार्केट बना ली उन्होंने। लेकिन देखो एक बात बताता हूँ, आजकल एक बड़ा अच्छा काम हुआ है जो ये टेक्नोलॉजी के कारण है, उससे सबसे बड़ा फायदा ही हुआ, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा। 7 लोगों ने पहुंचा। पहले ये था कि 50 साल पहले, 20 साल पहले, अगर मेरे को टेलीविजन वाले बुला रहे हैं तभी मैं बात पहुंचा पाता था। हाँ जी। रेडियो वाले बुला रहे हैं तभी मैं तो सौभाग्यशाली था, टेलीविजन पे चला गया, रेडियो पे चला गया। लेकिन मेरे से ज्यादा हजारों लाखों लोग मेधावी छात्र हो, हाँ मेधावी युवा हैं, जिनके पास मेरे से ज्यादा कुछ करके दिखाने का इधर क्या माध्यम नहीं था। आज आपके पास माध्यम है, आप मेरे से बात करो, आपने कहा अशोक जी बात का कौन लगाओ जी करते। तो ये आपके पास टेक्नोलॉजी का एक फायदा। और मैं को मैं बताऊँ, आज के इस पॉडकास्ट का एक मेन रीज़न एक और भी है कि मैंने सर से कहा कि सर मुझे आपने इतने एक्सपीरियंसेस लिए, क्योंकि इतने जो दिक्कतें आती हैं सिर्फ हमारे आर्किटेक्चर में एज अ फील्ड ये नहीं आती कि डिज़ाइन बनाने में, उससे ज़्यादा दिक्कत आती है क्लाइंट मैनेज करने में, ठेकेदार को मैनेज करने में, या फिर अपनी डेली लाइफ में हज़ारों तरह के स्ट्रेस मैनेज करने में। तो फिर सर ने कहा कि मैंने सर आपके लिए एक इस तरह की किताबें दी, 2 किताबें सर ने बनाई है। इट इज सो ब्यूटीफुल, दैट इज यहाँ वहाँ की आर्किटेक्ट की डायरी। आर्किटेक्ट की डायरी सर ने बुक का नाम रखा है कि लाइक जो डेली डायरी जैसे बनाते थे, वैसे एक आर्किटेक्ट की लाइफ के जितने भी ये सब बताएंगे कुछ जहाँ हमारी है, दूसरी किताब इधर उधर की है, अगली आने वाली है कहाँ कहाँ थी, उसके बाद आने वाली है दुनिया जहान की। ये सारी बातें जो साइट्स पे होती हैं, किस तरीके से क्लाइंट से आपको डील करना है, किस तरीके से साइट्स पे क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से ठेकेदार आपसे बात करता है, सारी दुनिया जहान की बातें हमने इसमें सम्मिलित की हैं। इस तरीके की संगीत शर्मा जी ने किताब बना रखी है, कासस जिंदे है, उन्होंने तकरीबन वही बातें साइट पे किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई हैं, किस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस शुरू की। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। जो वो गलतियाँ आप ना करें जो मैंने करी, मेरे अनुभव से आप सीखते हैं। आपको पता चले अच्छा ऐसा भी होता है, या साइट्स पे ऐसा भी होता है। वो सारी चीज़ अनुभव इसको शेयर किए। हाँ जी। तो लेकिन मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बढ़िया काम आप कर रहे हैं। लोगों को आज ही किताब पढ़ने में तकलीफ आती है, लेकिन मेरी बात सुनने में, आपकी बात सुनने में किसी को तकलीफ नहीं। आपकी बात अच्छी लगेगी, उसका 15 मिनट सुना, सी नहीं अच्छी लगेगी, किसी दूसरे पॉडकास्टर का देखिए। हाँ जी, हाँ जी। ये टेक्नोलॉजी का एक फर्क। ये बहुत खूबसूरत बात है सर। और बल्कि जो इवन जो किताब जो आपकी है, आई थिंक सर इसके मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी 2 पन्ने ही पढ़े थे, सर ने जैसी मुझे बुक दी, तो उसमें सर ने यहाँ तक कि ये तक मेंशन किया था कि एक ठेकेदार कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्लाइंट इन्फ्लुएंस है ना, तो लोग बना ये शर्त लिखे, कैसे वो क्लाइंट को उल्लू बनाता है, कैसे क्लाइंट
किसी आर्किड को उल्लू बनाता है। उल्लू बना। हाँ, क्लाइंट आकर के उल्लू बना। वो कहेगा आपके सामने फ्यूचर पड़ा है। अरे अवनीश जी हम आपको 100 प्रोजेक्ट दे देंगे। तो प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए पैसे नहीं देगा। अरे आप जानते नहीं मेरे कितने वाक़े में। मेरी कोठी करो 20 कोठियाँ आपको मिलेंगी। मेरा हॉस्पिटल करो 15 और मिलेगी। मेरा शॉपिंग मॉल बनाओ 10 और भी। हाँ, और आप इस भरोसे में करती हो। नहीं, नहीं इट्स अ गुड क्लाइंट। आई मस्ट नॉट लूज़ दिस क्लाइंट। वही वही हमें भी यही कहा जाता था, बेटा आर्किटेक्ट की तो इनकम ही जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब शुरू होती है, अभी तो पैसा मत देखो, अभी तुम फ्री में काम करो, हमारी तो जनरली ये होता था और बाल थोड़े-थोड़े सफ़ेद होने शुरू हो गए अब। अरे 27-29 साल के जो लड़के आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आज उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो शादी भी कर सकते। पत्नी को इस बात से कुछ मतलब नहीं है कि आप 70,000 कमाते हो कोई 1.5 लाख। उसको तो इस बात से मतलब है कि मेरे को अभी लाल रंग की लिपस्टिक भी खरीदनी है और पर्पल कलर की भी खरीदनी है। अब आप तो सुन के राज़ हो कि ₹450 की लिपस्टिक, ₹950 की, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन, उसको मतलब नहीं है। और जो बुजुर्ग आर्किटेक्ट्स हैं कहते हैं नहीं डोंट वरी, फ्यूचर इज़ ब्राइट। अब वही बात है। फ्यूचर आते-आते तो आप बूढ़े हो जाओगे भाई, आपने भी तो शादी नहीं की अभी तक। ये वैसे दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक टू डिस्कस। तो अगर इफ आई कम ऑन दिस टॉपिक सर, जी, आप बताइए, मैंने जब पहली बार सर से मिला था मैंने तभी ये क्वेश्चन पूछा, सर आर्किटेक्ट को शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आर्किटेक्ट को सबसे पहले शादी करनी चाहिए, प्रैक्टिस बाद में शुरू करनी चाहिए। अच्छा, भाई आप अगर अपना घर चलाना नहीं जानते, आप दूसरा घर कैसे बनाओगे? अरे वाह! मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा नहीं है आपकी जेब में कितने पैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुद्दा ये है कि आपकी जेब में अगर ₹20 हैं और आप उसके छोले-कुलचे खा सकते हो सड़क पे खड़े होके छोला-भटूरा और आप उसमें आनंद उठा सकते हो, तो मुद्दा ये है। क्या बात! तो अगर उसको नहीं आप पकड़ रहे, जीवन का मज़ा नहीं पकड़ रहे और सिर्फ़ आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास जब मेरी 1.5 लाख सैलरी हो जाएगी तब शादी करूँगा। मैं एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। किसी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उसने बता रखा था कि कोई शादी.com जैसा उसने बना रखा है आईआईटियंस के लिए। तो उसका डाटा उसने शेयर करा। उसने बताया सिर्फ़ उसमें आईआईटी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनका डाटा। हाँ, आईआईएम शादी। तो हाँ, उसमें उसने बताया कि जो डाटा अवेलेबल है उसमें ये है कि जो युवा लोग हैं, आईआईटीएस हो, वो अपने जीवन साथी में क्या ढूँढ रहे हैं? जो पुरुष हैं, वो सुंदर महिला ढूँढ रहे हैं, हाँ, ठीक है? और जो महिलाएँ हैं, वो भी आईआईटीएस हैं, वो सुंदर पुरुष नहीं ढूँढ रही, वो अमीर पुरुष। वो अमीर पुरुष ढूँढ रही है जिसका पैकेज एक 1 करोड़ से 10 करोड़ का है। ओह माय गॉड! अच्छा, और जिसका 1 करोड़ से 10 करोड़ का पैकेज है, उसको परवाह ही नहीं है कि वो जो लड़की जिसको वो उनको कमा भी वो कितना कमा रही है, नहीं कमा रही, वो सुंदर ढूँढ। अब वो जो ऐसा व्यक्ति जो सुंदर भी है और वो मिड लेवल का है, मान लीजिए उसका पैकेज 20-25 लाख 80 लाख भी है, ये तो मतलब उसमें किसी की निगाह नहीं है। तो ना यूँ लड़कियों की शादी हो रही है, ना लड़कों की शादी। तो भाई धनराशि मत देखो, जो भी एक आपके मिजाज का, आपके स्वभाव का व्यक्ति मिले, आप युवती हो तो युवक ढूँढ लो, युवक हो तो युवती ढूँढ लो। बिल्कुल सर। एंड बहुत खूबसूरत ये पॉडकास्ट था। कहते हैं मन तो नहीं कर रहा अल्फाज़ कभी ख़त्म हो, वो गागर में सागर भरा है आज हमने, पर यही उम्मीद है फिर से हम मिलेंगे इसी तरह से, इसी पॉडकास्ट में कुछ और भी नए शब्दों के साथ, सर की अगली किताब के साथ। ज़रूर, ज़रूर। हम फिर इसी रूप में बैठेंगे और किसी नई लोकेशन में, नए जगह पर एंड विल हैव अ ग्रेट पॉडकास्ट। भाई जब आप भी देश भर में घूमते रहते हो, मिलता रहता हूँ। हाँ, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, आप मेरे को मिल जाते हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भी घुमक्कड़ हो, मैं भी घुमक्कड़ हूँ और ये घुमक्कड़ ही हमारी और आपकी पकड़ाता है। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल एंड रियली meeting sir is always a blessing sir. Really, I really love to meet you again and let's plan up आपकी नेक्स्ट किताब के साथ हम फिर मिलेंगे।